तो दोस्तों एक और डिफरेंस आपके लिए स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड जिसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहते हैं, इसके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। काफ़ी अच्छा खासा है क्लास 11th के बच्चों के लिए, और साथ ही साथ जो SOL में जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चे हैं जिनके पास डेप्रिसिएशन है उनको ये पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि थ्योरी में ये पूछा जा सकता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता क्या एक्चुअल में। क्लियर है, सबको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लेवल्स पे पूछा जाता है। तो SLM और WDV होता क्या है, तो जो मैंने लिखा है स्ट्रेट लाइन मेथड। SLM क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, जबकि जो वहीं पे जो यहाँ पे लिखा मैंने DBM लिखा है, यानी डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग मतलब गिरना, तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कह लो उसको चाहे तो, या WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कह लो। क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके सामने शायद 7-8 पॉइंट के आसपास लिखे हुए हैं, और पहला पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं। बेटा देखो, पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे ये वाला, अल्टरनेटिव नेम। पहले आप इसको पढ़ लीजिए। जो स्ट्रेट लाइन मेथड है इसको हम SLM बोल सकते हैं, इसको हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो एक जैसा देखने को मिल जाता है आपको। ठीक है, या इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। तो SLM का आपको नाम पता होना चाहिए। SLM यानी स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो अगर पेपर में ये बोलेगा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के बीच में डिफरेंस बताओ, तो समझ जाना कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट ये वाला है, रिड्यूसिंग वाला ये वाला है। तो ऐसे ही जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है इसको DBM बोल सकते हैं। WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, आप फुल फॉर्म लिख लिए, रिटर्न डाउन वैल्यू, और मेथड तो लिख ही दिया। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड WRITTEN, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, DBM डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। देन अब बढ़ते हैं कैलकुलेशन पे। तो डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन क्या होता है? कैलकुलेट किया जाता है फॉर ऑल द ईयर्स। कोई भी साल, अगर आपको मान लो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद कभी भी डेप्रिसिएशन अगर निकालना है तो आप ओरिजिनल कॉस्ट पे ही निकालोगे इस मेथड के अंदर। बट यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी वो वैल्यू जो घट के आई हुई है। ठीक है, तो रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट्स ईयर आफ्टर ईयर। तो इस पे ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। इस पे क्या है, जो जैसे मान लो 1 लाख का आपकी मशीन खरीदी थी आपने, उस पर 10,000 डेप्रिसिएशन पहले साल लग गया, तो अब बचा कितना हमारा? 90। तो अब 90 पे लगेगा डेप्रिसिएशन इसके हिसाब से, और इसके हिसाब से हमेशा 1 लाख पे लगेगा जिस पे शुरू में खरीदा था। समझ में आ गया? फिर 90 पे लग के मान लो, 90 पे मान लो 8,000 लगा, सपोज करो 8 या 9 मान लो, 9,000 लगा, तो बचा अब 81,000 बचा, अब उस पे लगेगा डेप्रिसिएशन। इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट है इस वाले के अंदर। ठीक है ना, तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। पॉइंट नंबर 3, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो रहता है वो रिमेन कांस्टेंट है। एक कांस्टेंट मतलब एक जैसा रहेगा, फिक्स रहेगा यहाँ पे। जबकि यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो डिक्रीज होता रहेगा ईयर आफ्टर ईयर। हर साल क्या थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ दिखता है यहाँ पे। बात समझ में आ गया ना? मैं एक एग्जांपल दे दूंगा, जैसे इसको मिटाने के बाद मैं एक एग्जांपल दे दूंगा आपको। ठीक है ना, तो पहला जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है इसको SLM फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। जो DBM होता है उसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कह लो, या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कह लो, शॉर्ट टर्म में WDV मेथड कह लो, या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कह लो। पहले वाले में जो डेप्रिसिएशन लगता है बेटा वो कैलकुलेटेड होता है ओरिजिनल कॉस्ट पे हर साल के लिए, फॉर ऑल ईयर्स, ऑल द ईयर्स। बट यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है वो रिटर्न डाउन वैल्यू पे होता है। ठीक है, ऑफ द एसेट्स ईयर आफ्टर ईयर। पॉइंट नंबर 3 में मैंने पढ़ा कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो पहले वाले में जो डेप्रिसिएशन होता है वो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। दूसरे में डिक्रीज होता है ईयर आफ्टर ईयर। समझ में आ गया? तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट क्लियर हो गए। चौथा पॉइंट, इजी और डिफिकल्ट। अगर हम इसकी बात करें तो ये इजी है, इजी टू कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। यहाँ पे डेप्रिसिएशन का रेट निकालना, कैलकुलेशन करना काफी आसान हो जाता है, और वैसे ये भी आसान है, बट इसके कंपैरिजन अगर हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा कठिन लगता है ये। ठीक है, वैसे दोनों ही आसान है बेटा। तो इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन कंपैरिजन। देखो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ भी कि इन कंपैरिजन टू SLM, यानी SLM से अगर आप कंपेयर करो तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा हल्का सा। ठीक है, पर वैसे देखा जाए तो दोनों ही इजी है। ठीक है, देन अगला पॉइंट, सूटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इट इज सूटेबल फॉर एसेट्स। ये उन एसेट्स के लिए सूटेबल है फॉर विच रिपेयर जो चार्जेस होती है वो क्या होंगे? कम होंगे। जिनके रिपेयर चार्जेस क्या है? कम लगेंगे या कम होंगे।
एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्सोलेसेंस, मतलब जो ऑब्सोलेसेंस मतलब होता है कि पुराना हो जाना, जो कि अभी जो ट्रेंड में नहीं है, समझ रहे हो, तो इज लेस, यानी उनका ऑब्सोलेसेंस जो है वो क्या है, कम है, तो ऑब्सोलेसेंस भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, रिपेयर भी उनका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। आगे लिखा है द एक्सपायरेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट, और जो उसकी जो एक्सपायरेशन, यानी कि अभी जैसे मान लो ट्रेंड में, पहले तो वो ट्रेंड में होनी चाहिए, कि लिखा है ना ऑब्सोलेसेंस इज लेस, क्यों ऑब्सोलेसेंस मतलब था ट्रेंड से हटना, तो ये आपका कम होना चाहिए, मतलब ट्रेंड में होना चाहिए। और जो एक्सपायरेशन है कि एसेट्स कब खत्म हो जाएगी, वो डिपेंड करेगा अपॉन द टाइम पीरियड इन्वॉल्व, यानी कितने टाइम के लिए एसेट्स है, 10 साल की लाइफ है तो 10 साल तक वो रहेगा, फिर चाहे ट्रेंड है या नहीं, हम ये मानेंगे ट्रेंड चल ही रहा है, ठीक है ना। जबकि इस वाले में अगर हम बात करें तो इट इज सुटेबल फॉर एसेट्स, उन एसेट्स के लिए सुटेबल है दैट आर अफेक्टेड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, जिसमें टेक्नोलॉजी चेंजेस जो है ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ये आपको मिलेगा, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस मिलेगा। और साथ ही साथ रिपेयर भी यहाँ पे क्या होंगे, ज्यादा होंगे विद द पासेज ऑफ टाइम, जैसे टाइम बीतेगा रिपेयर का खर्चा आपका ज्यादा आता रहेगा, ठीक है। तो इस यहाँ तक मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए यहीं पे ही, ठीक है। देन उसके बाद फिर फटाफट से लास्ट पॉइंट खत्म करते हैं, जो 2-3 पॉइंट रह गए, ठीक है। तो पहला था हमारा एसएलएम का जो नाम थे हमारे, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। यहाँ पे इसको डीबीएम बोलो, डब्ल्यूडीबी बोलो, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोलो, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलो, या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोलो, ये था। इसमें जो डेफिनेशन है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट होगा फॉर ऑल द ईयर्स, इसमें जो है वो रिटर्न डाउन वैल्यू पे कैलकुलेट होता है फॉर ऑफ द एसेट्स ईयर आफ्टर ईयर। मैं रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए, याद रखना, ठीक है ना। देन उसके बाद अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, यहाँ पे डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, सेम रहता है, जबकि यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो कम होता रहता है ईयर आफ्टर ईयर। बात सुना क्या, रफा दफा नहीं कर रहा हूँ, आपको बार बार रिपीट करके आपको समझा रहा हूँ कि आपको यहीं पे याद करना है, यहीं पे याद करना है, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अगला पॉइंट मैंने कहा, इसमें जो कैलकुलेशन वो इजी होती है, इसमें इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। देन सूटेबल की बात करें तो ये उन एसेट्स के लिए सूटेबल है जहाँ पे रिपेयर के जो है ना चार्जेस वो कम लगते हो, जहाँ पे ऑब्सोलेसेंस रेयर होता है, मतलब होता है बट बहुत धीमा होता है, बहुत कम होता है, तो ये वहाँ के लिए अच्छा है। और साथ साथ जो एक्सपायरेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट्स, यानी किसी एसेट्स का जो एक्सपायर्ड होना वो डिपेंड करता है उसके टाइम पीरियड पे, कितना टाइम पीरियड इन्वॉल्व हो गया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे उन एसेट्स के लिए ज़्यादा, ये वहाँ उन एसेट्स के लिए सुटेबल होता है जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे जो है रिपेयर्स आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है विद द पासेज ऑफ टाइम, जैसे टाइम बीत रहा है। देन उसके बाद टैक्स पर्पस की अगर हम बात करें तो एसएलएम मेथड को बेटा देखो इनकम टैक्स पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाता है, वो डब्ल्यूडीपी को ही प्रेफर करते हैं ज़्यादा देखा गया। तो एसएलएम मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस बट डब्ल्यूडीपी मेथड एप्लीकेबल है फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस, तो उसको आप याद कर सकते हो, एक अच्छा पॉइंट है काफी। बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स जो है वो लास्ट में जैसे साल खत्म होंगे, जैसे मान लो मैंने 5 साल के लिए कोई मशीन खरीदी, उसकी कॉस्ट जो है सॉरी लाइफ जो है 5 साल की, तो 5 साल बाद जो उसकी बुक वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, या फिर और लिखा है देखो और, या फिर इक्वल टू इट्स स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मतलब जब वो 5 साल बीत जाएंगे तो वो कूड़े के भाव जो जा सकती है उस वैल्यू के इक्वल हो सकती है। जैसे मान लो मुझे पता है आज मैंने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, 5 साल बाद ये खत्म हो जाएगी मशीन की लाइफ, और इसको हम कूड़े के हिसाब से मतलब मान लो 5,000 में बेच सकते हैं। तो जो इस मेथड के अकॉर्डिंग या तो आपकी जो 1 लाख की मशीन थी वो 0 हो जाएगी या तो लास्ट में 5 साल बाद, या तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा बचेगी, तो सिर्फ वो जो कूड़े के भाव जो बिकेगी 5,000 रुपये बिक सकता है ना कूड़ा उसका, तो 5,000 के बराबर आ जाएगा। बात समझ गया। इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू ऑफ एसेट्स कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, यहाँ पे जो एसेट्स की जो वैल्यू है वो पूरी तरह से कंप्लीटली रिटर्न ऑफ यानी खत्म हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स कभी भी 0 नहीं होगी, लिखा डज नॉट बिकम्स 0, ये 0 नहीं होगी, इसका मतलब ये कंप्लीटली रिटर्न ऑफ नहीं होती है, ये कंप्लीटली रिटर्न ऑफ नहीं होती है, जबकि ये कंप्लीटली रिटर्न ऑफ हो जाती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तो नोट डाउन करो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको समझ में आ जाए। फटाफट से नोट डाउन करो यहाँ पे, मैं इस तरह वाला पोर्शन मिटा दूँ ना, फिर आप वीडियो पॉज करके कर लो, ठीक है। इतना पोर्शन मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ और इतना यहाँ पे मिटा देता हूँ, सिर्फ समझाने के पर्पज से, ठीक है। इस वाले के अकॉर्डिंग अगर मान के चलो मैंने कोई मशीन खरीदी जिसकी कॉस्ट जो है ना सपोज करो 1 लाख रुपए की है, ठीक है। अब मान लो मुझे उस पर डेप्रिसिएशन लगाना, तो मैं करूँगा लेस डेप्रिसिएशन। सपोज करो मैंने ये साल के स्टार्टिंग में खरीदी है, कब खरीदी है, साल के स्टार्टिंग में खरीदी है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन रेट मैं मान लेता हूँ 10% है बेटा, एज्यूम कर रहा हूँ, तो कितना लगेगा, 10,000 लग जाएगा, तो कितना बचा बैलेंस 90। जब मैं अगले साल भी डेप्रिसिएशन लगाऊंगा
तो देखो इस मेथड के अकॉर्डिंग किस पे लगता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है सभी सालों के लिए। तो ओरिजिनल कॉस्ट तो 1 लाख रुपए की थी, तो 1 लाख का फिर दोबारा 10% कितना आएगा, 10,000 आएगा। अब बच गया 80,000। फिर मैं लेस डेप्रेशन करूंगा, फिर दोबारा से वही 10,000 लगेगा, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे इसी पे ही हमेशा डेप्रेशन लगता रहेगा। कितना आ गया यहाँ पे, 70,000 आ गया। तो इसी हिसाब से यहाँ पे लिखा था ये ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, और साथ साथ इस पे जो डेप्रेशन का अमाउंट है कॉन्स्टेंट देखने को मिलता है, ठीक है, एक जैसा देखने को मिलता है, ठीक है, ज्यादातर देखा गया। यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर मान लो कॉस्ट, अगर आपकी मान लो कॉस्ट ऑफ मशीन अगर 1 लाख होती, उस पर लेस करता मैं डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से, तो 10,000 आता। यहाँ तक तो सेम है। देन जो बैलेंस यानी वैल्यू बचती, वो बचती मेरी 90,000 रुपए। अब मुझे डेप्रेशन लगाना, तो ये नाम ही इसका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो किस पे लगेगा डेप्रेशन इस बार, अब इस पे लगेगा जो आया है साल के स्टार्टिंग में जो वैल्यू है, यानी अब नया साल आ गया होगा तो ये वैल्यू रहेगी, तो इसका 10% कितना होगा, 9,000। अभी आएगा 81,000। फिर करेंगे लेस डेप्रिसिएशन, अब 8100 लगेगा, और फिर अगला आंसर आएगा। मतलब ये चलता रहता है इस तरह से, इसमें बैलेंस पे लगता है और इस पर ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। तो होप सो आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है, छोटा सा डिफरेंस था, ठीक है, मन किया कि आप इसके लिए भी वीडियो बना देनी चाहिए, तो फटाफट नोट डाउन कर लो। बाकी फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।